मेरे चाचा और चाची ने मेरे साथ वह काम किया जो कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मेरी माँ ने मरते वक्त मेरे चाचा को कहा था कि मुझे अपने साथ रखे और फिर मेरी शादी कर दे, परंतु एक दिन अचानक से मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर जब सच्चाई मेरे सामने आई तो मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे चाचा ने बंद कमरे में मेरा नाम रूपाली है। मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ। जब मैं 15 साल की थी तब मेरे पापा का देहांत हो गया था। उन्हें कैंसर की बीमारी थी और मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। पापा के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे पाला था। बाजार में मेरे पापा के 2 दुकानें थी। इसके किराए से हमारे घर का गुजारा हो रहा था। मगर जब मैं 17 साल की हुई मेरी माँ भी अचानक बीमार हो गई। चेकअप से पता चला कि माँ को भी ब्लड कैंसर है और वह आखिरी स्टेज में है। डॉक्टर का कहना था कि बीमारी मेरे पापा की वजह से उनमें हुई है। अगर यह 2 साल पहले अपना टेस्ट करवा लेती तो वक्त पर इसका इलाज करके इन्हें बचाया जा सकता था। मगर अब सिर्फ दुआ की जरूरत है। डॉक्टर ने यह भी बता दिया था कि अब यह चंद दिनों की मेहमान है। और फिर वही हुआ। एक दिन अचानक माँ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि आप जल्दी से अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाए ताकि वह आपकी माँ से आखिरी मुलाकात कर ले। मेरे एक चाचा थे जिनकी शादी हो चुकी थी। बस मेरे चाचा ही अब रिश्तेदारों में रह गए थे, क्योंकि मेरी दादी बाबा की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। चाचा को मैंने फोन किया और वह तुरंत ही अस्पताल चले आए। मेरी माँ के आखिरी वक्त आया तो मेरी माँ ने मुझे मेरे चाचा के हवाले कर दिया और कहा कि अब तुम ही मेरी बेटी का ख्याल रखना। अब तुम ही मेरी बेटी के सब कुछ हो। मेरी बेटी मीरा जवान हो चुकी है। तुम कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर देना। मेरे चाचा ने रोते हुए उन्हें तसल्ली दी। इसी रोज रात के वक्त मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मैं चाचा के साथ उनके घर आ गई। मेरे चाचा ने ही माँ का क्रियाक्रम किया था। मेरे चाचा के 2 बच्चे थे और मेरे चाचा भी जवान थे। चाचा ने अपनी चाची से कहा कि अब मीरा हमारे साथ रहेगी। मैंने मगर मेरी चाची इस बात पर राजी नहीं हुई थी। उनका कहना था कि हम किसी की जवान बच्ची को बोझ क्यों उठाए। मेरे चाचा ने कहा, अब मैं इसको सड़क पर तो नहीं फेंक सकता। तुम मीरा से घर के सारे काम करवाया करना, ये तुम्हारी हर काम में मदद करेगी। फिर मुझे चाचा ने कहा कि बेटा, इस घर में इतना काम नहीं है। मैंने यह बात तुम्हारी चाची से इसलिए कहा ताकि वह तुम्हें इस घर में रहने दे और तुमसे कोई झगड़ा ना हो। मैंने कहा, चाचा, मैं इस घर में रहूंगी तो पूरा दिन क्या करूंगी? अगर काम कर लूंगी तो मेरा भी वक्त गुजर जाएगा। मैं इस घर में रहने लगी, लेकिन मेरी चाची मुझसे घर के सारे काम करवाती और मुझे ताने भी दिया करती थी और गुस्सा भी मुझ पर ही निकाला करती थी। हर वक्त यही कहती थी, यह तो बहुत खूबसूरत है और आजकल तो ऐसी लड़कियों सारे मोहल्ले को अपना दीवाना बनाया करती है। मैं उनकी बातों पर कोई जवाब न देती। यहाँ पर एक छोटा सा चौक बना हुआ था जहाँ पर हमेशा जवान लड़के खड़ा हुआ करते थे। वह सिगरेट पी रहा होता तो कोई लड़कियों को देखकर बातें करता। उनको वहां से हटाने की बड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन वह वहां से हटते नहीं थे। असल इस चौक में खाने पीने की दुकान भी थी, इसलिए हमेशा भीड़ लगी रहती थी। हमारा घर इसी चौक के सामने था और हमारी खिड़कियां इस चौक की तरफ ही खुला करती थी। गर्मी में हम खिड़की नहीं खोला करते थे,
क्योंकि सामने कोई ना कोई खड़ा होता था। एक दिन सुबह दूध देने वाला आया तो मैं जाग रही थी। वैसे तो चाचा यह सब काम किया करते थे, लेकिन शायद उनकी तबीयत खराब थी, वो सो रहे थे। मैं बर्तन धोकर लेकर बाहर चली गई और जाकर दूध ले लिया। दूध वाले ने मुझसे कहा कि आप कौन हैं? आपको पहले नहीं देखा। दूध वाला भी नौजवान ही था। मैंने कहा कि मैं इस घर में रहती हूँ। वह बोला, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा, जी बताइए। उसने कहा कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। अभी मैंने इस बात को अनसुना कर दिया था क्योंकि मेरी चाची वहां पर आ गई। उन्होंने मुझे दूध वालों के सामने डांटना शुरू कर दिया और कहा कि मुझे पता था तो बड़ी चालबाज लड़की है। मैं भागकर अंदर आ गई। थोड़ी देर बाद चाची ने यह बात मेरे चाचा को बता दी और कहा कि आपकी चहेती सुबह सुबह अपने रंग रूप दिखाने के लिए दूध वाले के साथ बातें कर रही थी और वह खड़ा होकर इसकी तारीफ कर रहा था। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, चाची को गलतफहमी हुई है। मेरी चाची का कहना था कि बकवास ना करो, मैं सब जानती हूँ। मेरे चाचा सर पकड़कर बैठ गए। उनको समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। आज तो उन्होंने मुझे भी सख्ती से कहा कि आइंदा इस तरह से कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं पूरा दिन यही सोचती रहती कि इस सब में मेरी क्या गलती थी। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। अब चाचा भी मुझे हर बात पर डांट दिया करते थे। वे चाची को खुश करने के लिए ऐसा क्या करते थे? लेकिन यह सब होने के बावजूद भी मेरी चाची की नफरत खत्म नहीं हो रही थी। वह हर बार यही कहा करती थी कि यह सही लड़की नहीं है, इनको घर से निकाल दो। इसने लोगों के साथ चक्कर चला रखे हैं। मेरी चाची तो मेरी दुश्मन हो गई थी। आजकल हमारे मोहल्ले में एक बात फैली हुई थी। इस मोहल्ले की किसी लड़की के साथ किसी ने बहुत बुरा किया था, लेकिन वह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि बहुत बड़े खानदान की बेटी थी। इसलिए यह केस पुलिस में चला गया और मोहल्ले के आवारा लड़कों को पकड़कर जानने की कोशिश चल रही थी कि इस लड़की के साथ किसने बुरा किया है। और मुझे यह बात भी मेरी चाची की जुबान से ही पता चली थी। लड़की वाले बहुत ज्यादा अमीर थे। उनका कहना था कि इस मोहल्ले की सारी लड़कियां ही हमारी बेटियों की तरह है और अगर हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मुजरिम को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर एक हफ्ते के भीतर ही वह मुजरिम पकड़ा भी गया। वह लड़का उनका ही कोई रिश्तेदार था जो इसी मोहल्ले में रहता था। एक दिन मेरी चाची ने मुझे उल्टी सीधी बातें सुनाना शुरू कर दिया क्योंकि आज मेरे हाथ से ग्लास टूट गया था। उन्होंने कहा, तू अपने आप को बड़ा नाजुक समझती है, तुझे अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुरूर है ना। मैं तुझे इस घर से निकलवा कर ही रहूंगी। वह मुझे लगातार डांट रही थी। मैंने उनको कह दिया कि अगर आप मुझे यहाँ से निकलवाना चाहती है तो फिर निकलवा दीजिए। अपने पति के आगे तो आपकी चलती नहीं, बस मुझे ही बातें सुनाते रहती है। अगर मुझे यहाँ से निकाल देंगे तो मेरा कहीं और इंतजाम हो जाएगा। दुनिया बहुत बड़ी है, आपके बिना वजह के नफरत मेरी जान ही ले लेगी। आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? पूरा दिन गधों की तरह आपके घर के काम करती हूँ। मैं तो आज इस तरह बोल रही थी
कि जैसे मेरे अंदर अब सब खत्म हो गया था। मैं अपनी चाची को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। मैं उनके साथ झगड़ा नहीं कर रही थी। अच्छी बात यह थी कि रात को उन्होंने चाचा से मेरी कोई शिकायत नहीं की। मुझे लगा कि शायद चाची के दिल में मेरे लिए जगह बन गई है। वह यह सोचने लगी होगी कि वह मुझे बिना वजह नफरत करके मेरे साथ गलत कर रही है। मैं तो यही चाहती थी कि वह मुझे अच्छा ना समझे, लेकिन कम से कम मुझे बातों तो न सुनाया करे। मैंने यह भी सोचा कि मैं चाचा से कहूंगी कि वह मेरी शादी कर दे ताकि मैं उनके घर से चली जाऊं, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं अपनी शादी की बात खुद करूं। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। इस दिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और घर के बहुत सारे काम पड़े थे। चाचा भी आज के दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने चाची को बता दिया कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है और अभी रात का खाना भी बनाना है। उन्होंने कहा, ठीक है, रात का खाना मैं बना लूंगी। वैसे भी तुम्हारे चाचा को तो घर आना नहीं है और इतना काम नहीं है। तुम जाकर आराम करो, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाना। मैंने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। मैं बहुत खुश हुई थी कि आज पहली बार जब चाची ने मुझ पर एहसान किया था। मैं अपने कमरे में जाकर सुकून से सो गई और ऐसा सोई कि सुबह ही मेरी आंखें खुली। मैं सुबह उठी, अपने कामों में लग गई। फिर एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत अचानक से खराब रहने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बहुत ज्यादा उल्टी आ रही थी, चक्कर भी आ रहे थे और कमजोरी भी हो रही थी। चाचा भी मुझे हैरानी से देख रहे थे। मुझे क्या हो गया? जब मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उन्होंने अपनी बीबी से कहा कि मीरा को डॉक्टर के पास लेकर जाओ, इसकी तबीयत खराब है। मेरी चाची मुझे एक लेडीज डॉक्टर के पास ले गई। अब वहां जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उसके बाद जो हुआ वह मुझे शून्य बना देने के लिए काफी था। पूरे रास्ते में खामोश रही। जैसे ही हम घर पहुंचे तो मेरे चाचा ने पूछा, क्या हुआ है? मीरा को मेरी चाची ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी यह लाडली माँ बनने वाली है। मुझे तो जब से डॉक्टर ने बात बताई थी मैं तो हैरान थी कि कैसे हो सकता था। मेरा तो किसी के साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। वह भी हैरान रह गए। अब मैं उन लोगों को क्या सफाई देती। जब डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं किसी भूत की तरह खड़ी थी। चाचा ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा, क्या किया है तुमने? मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है। चाचा ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा था। चाची ने भी उसका साथ दिया था। मुझे बहुत बातें सुनते और मेरे खून को गंदा कहा गया। ना जाने क्या कुछ मैं सुनती रही और यह दिन भी गुजर गया। अगले दिन चाचा ने चाची से पूछा कि अब क्या करना है। उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं, इस लड़की तो हमें कहीं का ना छोड़ा। मेरी चाची का कहना है कि इसमें अब अपने घर में नहीं रखूंगी। इसने इसी मोहल्ले में किसी के साथ चक्कर चलाया होगा। उस इंसान को तलाश करो और इसके साथ इसकी शादी कर दो। अब वही इसकी जिम्मेदारी लेगा। अगर यह बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा? जल्दी से उस इंसान की तलाश करो और उसके साथ इसकी शादी कर दो। अब वही इसकी जिम्मेदारी लेगा। कल को यह बात किसी को पता न चले
चाचा का कहना था, तुम तो बच्चों जैसी बातें करती हो। जिस लड़के ने भी यह हरकत की है, और वह आसानी से कहाँ मिलेगा। और दूसरों के मेरा भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। तब मेरी चाची ने कहा, तुम यह सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं चंद दिनों में उस घटिया इंसान को ढूंढ निकालूंगी। मेरे चाचा ने अपना सर पकड़ा हुआ था। वह कहने लगे, मैं बोलने के काबिल ही कहाँ रहा। इस लड़के ने तो मुझे बदनाम कर दिया है। मेरी चाची उन लोगों के घर चली गई जिनकी बेटी के साथ किसी ने बुरा किया था। उन्होंने मुजरिम को पकड़ लिया था। मेरी चाची ने उनके आगे यह सारा मसला बयान किया और कहा कि हम बहुत परेशान हैं। जैसे आप लोगों ने पुलिस की मदद के साथ अपनी बेटी के मुजरिमों को पकड़ा था, हम पर रहम करे, हमारी मदद करे, ताकि हम भी मीरा को उसके साथ ही विदा कर दे। वह लोग भी ऐसे मसलों को समझा करते थे, क्योंकि उनके साथ भी यही सब कुछ हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने जैसे पहले किया था इसी तरह इंतजाम करवा देंगे, आप फिक्र ना करें। आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे साथ भी यह सब कुछ हुआ है। चाची ने चाचा को बताया कि वह लोग हमारी मदद करेंगे। तब उन्होंने कहा कि इस तरह तो यह बात सारे मोहल्ले को पता चल जाएगी, ये तुमने क्या किया। चाची ने कहा कि पता चलने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। वैसे भी पूरी मोहल्ले को यह भी पता है कि लड़की हमारी बेटी नहीं है। इसने अपने मरे हुए बाप की इज्जत खराब की है। मेरी हालत बहुत बुरी थी, मुझ पर हाथ भी उठाया जाता था। सारे मोहल्ले के लड़कों को एक बार फिर पुलिस पकड़कर ले गई। मेरा तमाशा पूरे मोहल्ले में बन रहा था। मुझे वह रात याद आई जिस रात मैं बेहोश हो गई थी। उस रात को मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। मैं हर तरह से सोच रही थी, बार बार सोच रही थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं माँ कैसे बन सकती थी। यह सब कह रहे थे, यह लड़की चरित्रहीन है, गुनाह करके अब अपने मुजरिम का नाम नहीं बता रही है। मेरी चाची का कहना था कि जैसे उन्होंने पता चलेगा मैंने किसी लड़के के साथ मुंह काला किया है, वह चुप नहीं रहेगी, बल्कि मेरी शादी करके उसके साथ मुझे विदा कर देगी। मैंने चाची को आखिरी बार कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मुझे नहीं पता कि मेरे साथ यह सब कुछ कैसे हुआ। मेरा ऊपर वाला जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। मेरी चाची ने कहा कि इतना बड़ा गुनाह करने के बाद तुझे ऊपर वाले का नाम नहीं लेना चाहिए। फिर एक दिन आ गया जब मेरा फैसला होना था। कुछ लड़कियों का डीएनए टेस्ट भी कराया गया था और मेरा मुजरिम पकड़ा गया था। वह कोई और नहीं बल्कि इस मोहल्ले में बैठा एक फकीर था और उसके साथ डीएनए टेस्ट मैच हो गया था। इसका मतलब यह सब कुछ उसने किया था। मेरे चाचा ने कहा, मैं इस बार पुलिस केस करूंगा, इसमें मेरी इज्जत पर हमला किया है। लेकिन मेरी चाची ने कहा कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो मीरा की शादी इस फकीर से करो, उन दोनों को दफा करो। मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी किसी अच्छी जगह शादी करूंगा, लेकिन तुमने खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, बहुत चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे चाचा ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। वह घर से निकल गए और मेरी चाची ने भी मुझे उस फकीर के साथ ऐसे विदा कर दिया जैसे किसी फकीर को भीख दी जाती है। पहले इस फकीर ने भी कहा
कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी खूबसूरती देखने के बाद वह भी खामोश हो गया। मेरा शादी इस फकीर के साथ हो गई थी। मेरी चाची ने उससे कहा, अब तुम इसे लेकर सड़क पर बैठो या किसी झोपड़ी में चली जाओ, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे पास इसको वापस लेकर नहीं आना। हम इसके लिए मर गए हैं और हमारा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैंने ना चाहते हुए भी चाची को सिर्फ इतना कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरी चाची को कोई परवाह नहीं थी, घर में इस फकीर के साथ चल पड़ी। लेकिन जब वह मुझे अपने घर ले आया तो मैं हैरान रह गई थी। उसका घर तो काफी बड़ा था और साफ सुथरा था, और थोड़ी देर बाद उसने ऐसी हरकतें की कि मेरी कदमों तलों से जमीन ही निकल गई। उसने अपनी दाढ़ी उतारना शुरू कर दिया, अपना हुलिया बदलना शुरू कर दिया। अब मैंने हैरान होकर देखा था, वह कोई फकीर नहीं बल्कि कम उम्र का इंसान था, जिसकी उम्र शायद 20-25 साल थी। उसने मुझसे कहा कि मैं कोई फकीर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक हीरो के लिए काम करता हूँ। मुझे जासूसी करने के लिए यह हुलिया बनाकर इस तरह की नौकरी करनी पड़ती है। तुम्हारे मोहल्ले में कुछ लड़के नशा ड्रग्स बेचते हैं और मैं उनकी छानबीन के लिए वहाँ फकीर बनकर जाता था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, मगर तुम्हें देखने के बाद मैं तुम पर दिल हार बैठा था और सबके कहने पर मैंने तुमसे शादी कर ली। अब तो तुम मेरी बीवी हो, तो मैं पता कर लूंगा कि तुम्हारी चाची ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम परेशान मत हो। मैं हैरान हो गई थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं थी। मेरे पति ने जल्दी ये मामला सुलझा लिया था और अब पता चला कि मैं पेट से नहीं हूँ, बल्कि मेरी चाची ने डॉक्टर को पैसे देकर झूठ बोला था और मोहल्ले वालों को भी झूठ बोला था और मुझे बीमार करने के लिए दवाइयाँ भी खिलाई थी। जब रिपोर्ट्स आने वाली थी तब वहाँ भी रिश्वत देकर यह सब कुछ करवा दिया गया था, क्योंकि मोहल्ले की बहुत सी औरतें मेरी चाची के साथ मिली हुई थी और मेरी चाची की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। उन्होंने यह सब कुछ करवाने में मेरी चाची की मदद की थी। मैं हैरान रह गई, कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मेरी चाची ने इतना कुछ किया था। इस आदमी का नाम पवन था। उसने कहा, अब तुम्हारा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरी बीबी हो, लेकिन हम इस मोहल्ले वालों को असल बात जरूर बताएंगे। लेकिन मैं अपनी असलियत कभी जाहिर नहीं करूँगा, नहीं तो इस तरह मेरा काम खराब हो जाएगा। मेरी नौकरी का मसला है। मैं उसकी हर बात को समझा और हमारे बीच फिलहाल कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम लोग एक दूसरे के करीब आने लगे थे और हम एक दूसरे की इज्जत देने लगे। हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी थी। ऊपर वाले ने मुझे 2 जुड़वा बेटे दिए। अब वह 4 से 5 साल हो गए। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि तुम्हारे चाचा इस दुनिया से चले गए हैं और तुम्हारी चाची का ख्याल करने वाला कोई भी नहीं है, पर वह बहुत ही ज्यादा बीमार है। अगर तुम कहती हो तो हम उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। मैंने कहा कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझे बहुत दुख दिए हैं। मैंने अपने दिल को पक्का कर लिया था। मैंने अपने पति को कह दिया, आइंदा उनका नाम भी मत लेना। आप किसी से नफरत करें, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें और उसकी कोई गलती भी ना हो, तो ऐसे इंसान के लिए अच्छाई करने का दिल ही नहीं करता। मगर मेरे पति कहते हैं कि तुम्हारी चाची के 2 बच्चे हैं और वह बहुत बीमार है। तुम्हारी जिंदगी तो संवर गई। तुम तो मेरे साथ बहुत खुश हो, इसलिए अपनी चाची को माफ कर दो और उसके पास जाकर उसकी मदद करो।
मगर मैंने उनकी बात नहीं मानी और अपनी चाची से माफ़ी नहीं मांगी। अब हमें नहीं पता कि उनका क्या हाल है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।